Assalamu alaikum. Welcome to the second lecture of ACCF 6 UK वेरिएंट। कल हमने देखा था कि हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा था कि क्या क्या रीज़न्स थी, पेपर फॉर्मेट क्या था ACCF 6 का, और एग्ज़ामिनर ने क्या क्या चेंजेस लेकर आया पेपर के अंदर, थोड़ा सा कैसे उसने और चैलेंजिंग आप लोगों के लिए कर दिया। उसके बाद हमने देखा था कि क्या क्या रीज़न्स हैं, जो कि कॉमन रीज़न्स जो थी हमें एग्ज़ामिनर ने बताई हुई हैं कि एक बच्चा क्यों पेपर फेल कर रहा था। और उसके बाद थोड़ा सा हमने ब्रीफ इंट्रो पढ़ा था कि हमारा सिलेबस कितने एरियाज़ के ऊपर होगा, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे सिलेबस के अंदर 5 जो हैं वो टाइप ऑफ टैक्सेस हमने पढ़ना है, और यानी कि यही आपका एरिया है जो जो कि वो एग्ज़ामिनर टेस्ट करेगा। जिसके अंदर हमने देखा था कि इनकम टैक्स जो है बहुत मेजर एरिया हमने देखा कि क्योंकि ये सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 15 मार्क्स का था, वो आपके इनकम टैक्स के सेक्शन में से टेस्ट करेगा एग्जामिनर। उसके बाद हमने देखा कि कैपिटल गेंस टैक्स है एक, उसके बाद हमने इनहेरिटेंस टैक्स एक देखा, उसके बाद एक कॉरपोरेशन टैक्स देखा। कॉरपोरेशन टैक्स अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब ही है, लेकिन ये दो एरियाज़ जो कि इनकम टैक्स है और कॉरपोरेशन टैक्स है, वो आपको डिफ़ाइन किया हुआ एग्जामिनर ने कि वो आपको सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 15-15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस हैं, इन टोटल आपको 30 मार्क्स का जो है वो उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको कवर करना है। अच्छा, उसके बाद हमने जो पांचवा अपना सेक्शन देखा था वो था वैल्यू एडेड टैक्स का एंड कंज्यूमर जो कि पे कर रहा होता है। तो ये तो बेसिक सा था कि यानी कि हमारे सिलेबस का क्या कौन कौन से सेक्शंस हैं, जो कि यानी कि टैक्स में हमारी टाइप्स ही समझ लें आपकी कौन कौन से टाइप्स हैं टैक्सेस के, जो कि हमारे सिलेबस में एग्ज़ामिनर हमें टेस्ट कर सकता है। तो नोट्स खोलते हैं, शुरू करते हैं नोट्स से। ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपके प्रोवाइडर की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले जो शुरू करते हैं कि पर्पस क्या है टैक्सेशन का। अब ये थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि बैक एंड पे देखा जाए कि टैक्स कलेक्ट क्यों किया जाता है। तो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो इसीलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों। मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर स्पेंडिंग करेगी। अब जाहिर सी बात है कि जितनी रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं, जितना आपका आप देखें कि एनजीओज काम कर रही होती हैं, गवर्नमेंट इदारे काम कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इन गवर्नमेंट इदारों में एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इन सब की सैलरीज़, ये जितने एक्सपेंसेस होते हैं, ये किसके ऊपर को कौन यानी कहाँ से इनको ये कैपिटल प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो ये टैक्सेस की अमाउंट कलेक्ट करते हैं ये आप हो गए, यानी कि जो एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कंपनीज़ हैं, ये इनसे टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब ये वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उन्हीं पैसों का तो आगे ये आगे स्पेंडिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज दे रहे हों, या वो कोई रोड बना रहे हों, या वो कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, या तो कोई वो मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हों आम जनरल पब्लिक को। तो ये सारा पर्पज़ है पीछे कि आपका पर्पज़ क्या है टैक्स कलेक्ट करने का। उसके बाद जो यूके, अब मोर और लेस सारी सेम, यानी कि जो मेन बैक एंड जो रीज़न है टैक्स कलेक्शन की वो यही है कि आपकी इकोनॉमिकल पोजीशन स्ट्रांग होगी कंट्री की। अच्छा, जो F6 में है बेसिकली, वो आपको थोड़ा बहुत ये जो एच एम आर सी है, कल मैंने आपको बताया था कि एच एम आर सी क्या है। एच एम आर सी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पाकिस्तान में एक एफ बी आर है जो कि हमारी टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है, वैसे ही यूके में जो है वो एच एम आर सी है जो कि आपकी गवर्नमेंट की बिहाफ के ऊपर क्या कर रही होती है, टैक्स कलेक्ट कर रही होती है। अच्छा, तो ये क्या इसने यानी कि बताना क्या चाह रहा है कि वो ये कह रही है कि टैक्स कैन ऑल्सो बी यूज बाय गवर्नमेंट टू अफेक्ट बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो आपको इंडिविजुअल्स को कैसे इम्पैक्ट करती है कि इट इनकरेजेस सेविंग बाय ऑफरिंग न्यू इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स। वो अब ये थोड़ी बहुत टिप्स हैं कि यानी कि वो चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स की तरफ आए, सेविंग्स अकाउंट ओपन करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटीज़ दे। अब इससे क्या होगा, जब चैरिटीज़ देगा, सेविंग्स करेगा, तो उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा। कैसे लगेगा वो आगे फर्दर जाके देखते हैं। अच्छा, इट इनकरेजेस न्यू बिजनेस बाय ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट टैक्स रिलीफ। आप अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करें तो एक एचएमआरसी आपको रिलीफ्स प्रोवाइड करेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सब चीज़ें कि चैरिटी ज़्यादा दें, न्यू बिजनेस ओपन करें, सेविंग्स की तरफ आएँ, तो इसी तरीके से ये है कि आपके मुल्क का निज़ाम बेहतर हो सकता है।
अच्छा, क्या डिस्करेज कर रहा है? डिस्करेजिंग मोटरिंग बाय फ्यूल ड्यूटीज़, यानी कि आपके ऊपर ड्यूटीज़ इम्पोज कर रहा है जो यानी कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रही होती हैं गाड़ियाँ, उनको डिस्करेज कर रहा है। वो आगे हम जाके फर्दर डिटेल में देखते हैं। अब ऐसे ही डिस्करेजेस ड्रिंकिंग अल्कोहल बाय इम्पोजिंग हाई ड्यूटीज़। अब जो शराब हो गई या अल्कोहल चीज़ें होगी, अब ये आपको पता है कि सेहत के लिए नुकसान है, तो इस वजह से इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए हायर टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं इनके ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे ना दूर हो सकें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टाइप्स क्या हैं, किस किस तरीके से जो आपका वो है टैक्स कलेक्ट, क्या क्या वो टाइप्स हैं, यानी कि क्या वो पीछे स्ट्रक्चर होता है जो कि टैक्स आपकी कलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर में एमसीक्यूज़ भी हैं, तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी टेस्ट किया जा सकता है कि अब आप वो स्टेटमेंट बताएगा और वो आपसे पूछेगा ये कौन सी टैक्सेशन है, चाहे वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है या रिसेसिव है, ये कौन सी है, या प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है। तो वो आपसे इस चीज़ के बारे में पूछ सकता है अपने एमसीक्यूज़ में। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो नाम से आपको पता लग रहा है कि प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस से निकला है। प्रोग्रेस का मतलब होता है बढ़ना। एक चीज़ जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ मज़ीद, जैसे इससे मुराद क्या है कि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपने उतना ज़्यादा टैक्स देना है। क्या है? दिस सिंपली मीन्स द हायर अर्नर पेज अ हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम एज टैक्सेस, थस रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ इन सोसाइटी फ्रॉम रिच टू द पुअर। यानी कि जो जो जिस जिस इंसान की ज़्यादा इनकम होगी उसने उतना ज़्यादा ही अपना टैक्स देना है। अब इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इनकम टैक्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस इंसान की जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसने उतना ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स देना है। अच्छा, द ऑपोजिट ऑफ दिस इज रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसके ऑपोजिट है वेयर हायर अर्नर पेज अ लोअर परसेंटेज ऑफ देयर अर्निंग्स। अब प्रोग्रेसिव ये था कि जिसकी इंसान की जितनी ज़्यादा इनकम होगी, तो जिस इंसान की जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो उतना ही कम टैक्स पे करेगा। ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन ये भी एक टाइप है टैक्सेशन की। प्रोग्रेसिव का जो ऑपोजिट होता है उसको रिग्रेसिव कहते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास एक तीसरी टाइप है वो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है। इसमें क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब ही, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इक्वली आप वो कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसका ये हुआ कि जिस इंसान की जितनी भी ज़्यादा इनकम है, रिगार्डलेस कि उसका इनकम का लेवल क्या है, या वो बहुत ज़्यादा अमीर है या गरीब है, दोनों ने जो है वो सेम टैक्स पे करना है। तो ये तीन टाइप्स हैं आपके सामने, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, और आपके पास जो तीसरी चीज़ है वो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है। तो ये चीज़ें आपके पास, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकता है, आपसे डिफरेंट जगह पे टेस्ट कर सकता है इस चीज़ को। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस आपको क्लियर हो कि यार कि इसका इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं, बात करते हैं हम टैक्सेस के टाइप्स कौन कौन सी हैं। दो तरीके के टैक्सेस, किस तरीके से आप टैक्स पे कर सकते हो। अच्छा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स आपका होता है, और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स नाम से जाहिर हो रहा है कि डायरेक्टली आप जो गवर्नमेंट को पे करते हो, या डायरेक्टली आप जो एचएमआरसी को पे कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली टू एचएमआरसी। आप डायरेक्ट एचएमआरसी को पे कर रहे हो। But in true accountancy style, we complicate it unnecessarily by splitting them into revenue and capital taxes. But hey, how we can roll with that? यानी कि इसका ये मतलब है कि आप जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो एचएमआरसी को, वो डायरेक्टली आप ऐसे नहीं पे कर रहे कि आप कहोगे कि यार ये लो पैसे, आप मेरा टैक्स ले लो। आप बाकायदा अपनी प्रॉपर वर्किंग कर रहे होते हैं अपनी। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे हम देखेंगे कैसे कैसे आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हो, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है टैक्सेस की। तो उस मुताबिक फिर आप जाके ना अपना टैक्स की जितनी फिर जो लाइबिलिटी बनती है वो आप पे करते हो। अच्छा, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपको क्या समझ लग गया? मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होंगे जो आप डायरेक्टली एचएमआरसी को पे करते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको टैक्सेस जो मैंने बताए थे वो 5 किस्म के टैक्सेस बताए थे। अब इनमें से कौन से डायरेक्ट टैक्सेस हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो देख लीजिए। जो इनकम टैक्स है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी आप डायरेक्टली एचएमआरसी को पे करते हो, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं करते। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि आप थ्रू थर्ड पार्टी एचएमआरसी तक पहुंचाएं।
फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको एक मिसाल दी थी रेस्टोरेंट में। तो आप जब एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उधर वहाँ पे आप जो टैक्स पे करते हो आप रेस्टोरेंट को देते हो वो टैक्स, आप डायरेक्टली जाके एफबीआर को नहीं दे रहे अपना टैक्स। तो अब आप देख रहे हो कि एफबीआर और आपके दरमियान में एक थर्ड पार्टी है जो कि रेस्टोरेंट है, जो कि एफबीआर की बिहाफ के ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके बीच में आप अपना टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो लेकिन अभी जो बात मैं कर रहा था आपके डायरेक्ट टैक्सेस की, तो डायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास इनकम टैक्स आ जाता है, उसके बाद कैपिटल गेंस टैक्स आपका डायरेक्ट है, उसके अलावा आपका इनहेरिटेंस टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि आप खुद उसकी कैलकुलेशन करके आप खुद पे कर रहे होते हो एचएमआरसी को, ना कि आपके बिहाफ के ऊपर कोई और बंदा या आप किसी और बंदे को दे रहे हो तो वो नहीं पे कर रहा होता। अच्छा, उसके बाद अब वैट की मिसाल मैंने कल आपको जो खाने वाली मिसाल दी थी वो वैट के लिहाज से दी थी। तो इस लिहाज से जो वैट होगा वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो क्या चीज़ सामने आई कि वैट के अलावा जितने जो टैक्सेस हैं, जो बाकी चार टैक्सेस हैं वो आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, और जो वैट है आपका वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वो क्यों इनडायरेक्ट टैक्स होता है? क्योंकि आप वो डायरेक्टली पे नहीं कर रहे होते एचएमआरसी को, आप थ्रू रेस्टोरेंट या आपकी थ्रू थर्ड पार्टी अपना जो टैक्स है वो पे कर रहे होते हैं। और ये थर्ड पार्टीज़ जो होती हैं ये क्या करती हैं, लाइबल होती हैं वो टैक्स एचएमआरसी या जो भी टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है उनको पहुंचाने के लिए। तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में टेस्ट किया जा सकता है इसको, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास क्या हैं और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या है। और उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट टैक्सेशंस क्या हैं हमारे पास, क्या क्या स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का। तो उसमें हमने ये तीन तरीके पढ़े थे कि जिसमें प्रोग्रेसिव, रेग्रेसिव और तीसरा जो हमारे पास था वो प्रोपोर्शनल था। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद एचएमआरसी के ऊपर थोड़ा सा हमने ब्रीफ पढ़ा था, थोड़ा सा इंट्रो मैंने कल आपको दिया था कि एचएमआरसी जो है वो आपकी टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है। यही आपकी जो सारी ड्यूटीज़ हैं या जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो एचएमआरसी कर रहा होता है, यानी कि किस किस से कितना टैक्स कलेक्ट करना है हमने, किस से हमने, यानी कि किसको कितनी पेनल्टी लगानी है, किसने टैक्स पे किया, किसने टैक्स नहीं पे किया। तो वो सब चीज़ें जो है वो एचएमआरसी आपको हैंडल कर रहा होता है, देख रहा होता है कि एचएमआरसी कि आया इस बंदे ने टैक्स पे किया है कि नहीं किया। जस्ट लाइक एफबीआर, पाकिस्तान में जैसे एफबीआर है वैसे ही जो यूके में है वो आपका क्या है, वो आपका एचएमआरसी जो आपका है वो टैक्स कलेक्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद शुरू करते हैं हम अपना जो पहला एरिया है जो कि इनकम टैक्स का है। हमने कहा था कि हमारे पास 5 एरियाज़ हैं, हम सिलेबस को थॉरली जाके गो थ्रू करेंगे इस चीज़ को और आपको यानी कि डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगा मैं कि अब जो हमने स्टार्ट करना है वो इनकम टैक्स पे से करना है। तो इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक रेजिडेंसी स्टेटस होता है। फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि हम यूके का टैक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि एक इंसान आया यूके रेजिडेंट है भी कि नहीं। रेजिडेंट का मतलब होता है शहरी, क्या उसके पास उसका सिटीज़न स्टेटस उसका क्या है कि वह आया वो शहरी है भी कि नहीं है। जैसे पाकिस्तान में अगर एक इंसान पाकिस्तान आता है, अगर वो फॉरेनर है, वो फॉर एग्जांपल वो जर्मनी या फ्रांस या यूके से पाकिस्तान आता है और यहाँ पे कोई काम करता है, अब वो काम करता है तो अगर वो पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं है तो वो पाकिस्तान में अपना टैक्स नहीं पे करेगा, यानी वो सिर्फ अपना टैक्स बाहर ही पे करेगा। सिर्फ जो पाकिस्तान से मुनाफा कमाया उसने सिर्फ उसके ऊपर पाकिस्तान में टैक्स दे दिया। लेकिन अगर वो एक शहरी पाकिस्तानी है तो आपको मैंने बताया कि वो इनकम टैक्स पे करेगा। तो इसी लिहाज से जो यूके में है तो यूके का हमने रेजिडेंसी स्टेटस देखना है। नाम से आपको पता लग रहा है कि एक इंसान अगर रेजिडेंट है तो ही वो अपना इनकम टैक्स पे करेगा यूके का। अगर वो यूके का रेजिडेंट नहीं है तो अपने ऊपर कोई इनकम टैक्स पे नहीं करेगा। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग इनकम टैक्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक इंडिविजुअल जो टैक्स दे रहा है क्या आया ये यूके रेजिडेंट है भी कि नहीं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 किस्म के टेस्ट हैं या 3 स्टेजेस आप इनको कह सकते हैं कि हमारे पास 3 किस्म के टेस्ट हैं
क्या डिटरमिन करने के लिए कि आया एक इंडिविजुअल यूके रेजिडेंट है कि नहीं है। अच्छा, आप देख लेते हैं क्या होता है। इफ़ अ पर्सन इज़ यूके रेजिडेंट इन अ पर्टिकुलर टैक्स ईयर दे मस्ट पे इनकम टैक्स ऑन देयर यूके एंड ओवरसीज इनकम। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। यूके रेजिडेंट, एक ये आपके पास आ गई पर्सन। उसके बाद हमने बात की टैक्स ईयर को, टैक्स ईयर क्या है आपका, वो उस पर देख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने इनकम के ऊपर देखना है। और उसके बाद एक चीज़ आती है ओवरसीज़ इनकम। तो सबसे पहले एक चीज़ देखनी है हमने कि एक इंसान आया यूके रेजिडेंट है कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर एक पर्सन यूके रेजिडेंट नहीं है तो क्या होगा, वो अपना कोई टैक्स पे नहीं करेगा सिवाय अपनी यूके इनकम्स के ऊपर। देन दे डू नॉट पे यूके इनकम टैक्स ऑन देयर ओवरसीज इनकम, दे ओनली पे ऑन देयर यूके इनकम। यानी जो यूके से जितना वो पैसा कमा रहा है वो यूके में ही सिर्फ उन पैसों के ऊपर टैक्स देगा, ना कि वो अपनी ओवरसीज़ इनकम के ऊपर भी देगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे ये लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए वो यूके में है और यूके के साथ साथ वो अपना जो बिज़नेस है वो फ्रांस में भी कर रहा है। अब जब वो अपना बिज़नेस फ्रांस में कर रहा है तो उसको फ्रांस से भी कोई ना कोई इनकम आ रही है। अब जब उसको फ्रांस से कोई इनकम आ रही है और वो साथ साथ उसका यूके में भी बिज़नेस है, तो जब वो टैक्स पे करेगा, इनकम टैक्स पे करेगा, तो उसमें तो सारी इनकम्स क्लब होती हैं। उसके अंदर तो यूके इनकम भी आ रही होगी, ओवरसीज़ इनकम भी आ रही होगी। तो हमने ये देखना है कि अगर वो इंसान यूके रेजिडेंट है तो क्या होगा, वो अपनी सारी इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा, चाहे वो फ्रांस से आए, जर्मनी से आए या यूके से आए। लेकिन अगर एक इंसान यूके रेजिडेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, वो फ्रांस वाली इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देगा, वो सिर्फ अपनी यूके इनकम के ऊपर क्या करेगा, टैक्स पे कर देगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताना है कि यानी कि क्या क्या स्टेजेस हैं। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि 3 स्टेजेस हैं कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आया एक इंडिविजुअल यूके रेजिडेंट है कि नहीं है। जो स्टेज 1 है यानी कि जिसको टेस्ट 1 कहते हैं, उसका नाम है इज़ द पर्सन ऑटोमेटिकली रेजिडेंट ओवरसीज़। इसको ये भी कहा सकते हैं और इसको ये भी कहा जाता है कि ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट के। अगर आपका ये टेस्ट मीट हो जाता है तो वो एक इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। जब नॉन यूके रेजिडेंट हो गया तो क्या होगा, वो सिर्फ अपनी यूके इनकम के ऊपर टैक्स देगा। अच्छा, अगर ये टेस्ट मीट नहीं होता, ये टेस्ट आपका जो टेस्ट 1 है वो मीट नहीं होता, तो क्या होना है, आपने स्टेज 2 के ऊपर आ जाना है। स्टेज 2 क्या है, इज़ द पर्सन ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट। इसको ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंस टेस्ट भी कहा जाता है, यूके रेजिडेंट टेस्ट। अच्छा, अगर कोई एक अद पॉइंट, एक इसके अंदर आगे फर्दर टेस्ट है वो अभी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन अगर कोई एक अद टेस्ट भी मीट हो जाता है तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। और अगर वो पर्सन यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जा रहा है तो क्या करेगा, वो अपनी सारी इनकम के ऊपर यूके के अंदर टैक्स देगा, चाहे वो फ्रांस की है, जर्मनी की है और यूके की मिला के तीनों के ऊपर उसने अपना क्या करना है, यूके में उसके ऊपर टैक्स दे देना है। अच्छा, और अगर ये स्टेज भी आपकी मीट नहीं होती, टेस्ट मीट नहीं होता, तो आपने स्टेज 3 के ऊपर आ जाना है और इसको सफिशिएंट टायर टेस्ट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हर एग्ज़ाम में आपका जो रेजिडेंसी का स्टेटस है वो आपसे पूछा जाएगा, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि 3 स्टेजेस हैं आपके पास। देखें, 3 स्टेजेस टू डिटरमिन यूके रेजिडेंसी। अब स्टेज 1 क्या है, कि हमने देखना है कि एक पर्सन आया ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट है या तो वो रेजिडेंट है किसी और कंट्री का। जाहिर सी बात है, जब वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट होगा तभी तो वो यूके में नॉन रेजिडेंट होगा। दूसरा जो हमने पढ़ा कि अगर ये टेस्ट आपका मीट नहीं होता तो आप स्टेज 2 के ऊपर आते हो, जो कि है ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंस टेस्ट। पहले तो है ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट टेस्ट। अगर कोई टेस्ट मीट हो जाता है, ऊपर जो स्टेज 1 है, अगर इस वाले का कोई टेस्ट मीट या पॉइंट मीट हो जाता है तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। आपने फिर स्टेज 2 और स्टेज 3 को छोड़ देना है। आपने स्टेज 2 और स्टेज 3 पे फिर नहीं आना। आपने ऑटोमेटिकली क्या करना है, उस
बंदे का जो स्टेटस होगा वो नॉन यूके रेजिडेंट ट्रीट करना है और सिर्फ उसकी यूके इनकम के ऊपर क्या करना है, टैक्स पे कर देना है। अच्छा, और अगर वो कोई पॉइंट मीट नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, स्टेज 2 के ऊपर आना है। और स्टेज 2 क्या है आपका, ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट टेस्ट जो है। इसके अंदर आगे फर्दर 3 टेस्ट हैं, वो भी देखते हैं हम डिटेल में। अगर वो टेस्ट मीट हो जाता है तो आपका वो एक इंडिविजुअल का जो स्टेटस होगा वो ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर मीट नहीं होता तो हम स्टेज 3 के ऊपर आ जाएंगे, जो कि जिसको हम कहते हैं सफिशिएंट टायर टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या ये जो आगे सब टेस्ट हमें प्रोवाइड किए गए हैं ये वो क्या क्या हैं। सबसे पहले स्टेज 1 की हमने बात की, ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट, या तो किसी और कंट्री में रेजिडेंट है या वो यूके में नॉन यूके रेजिडेंट है। तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, उसमें देखिए शॉर्ट स्टे इन यूके, यानी वो यूके में बहुत कम दिन रुक रहा है। इन यूके फॉर लेस देन 16 डेज इन द टैक्स ईयर। अब वो कहता है कि अगर एक बंदा यूके में 16 दिन या 16 दिन से कम रहता है तो वो एक ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट होगा। क्लियर है ये पॉइंट, कि अगर एक बंदा यूके रेजिडेंट यूके में रहता है 16 या 16 दिन से कम तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। या क्या होगा, इन यूके फॉर लेस देन 46 डेज। अब दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में ये फ़र्क है कि आया वो इंडिविजुअल प्रीवियसली यूके रेजिडेंट था कि नहीं था। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आया प्रीवियसली 3 टैक्स ईयर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिस्टर ए था, वो पैदा ही यूके में हुआ और उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो थी वो यूके में ही गुजारी, यानी कि 17 से 18 साल वो यूके में रहा। अब इस साल या अगले साल वो कहीं दूसरे कंट्री में मूव कर जाता है, तो हमें पेपर में प्रोवाइड किया हुआ होगा कि यार ये पीछे बंदा यूके रेजिडेंट था कि नहीं था। तो अगर तो वो इंसान यूके रेजिडेंट था पीछे 3 सालों में, और अगर वो लेस देन 16 डेज स्पेंड कर रहा है था, तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान पैदा किसी पाकिस्तान में हुआ फॉर एग्जांपल और वो यूके में गया और उसके पास कोई नेशनैलिटी या कोई रेजिडेंसी स्टेटस उसको नहीं मिला अभी तक, तो वो प्रीवियसली क्या होगा, वो नॉन यूके रेजिडेंट था। तो उस केस में अगर वो लेस दैन 46 डेज स्पेंड करता है यूके के अंदर, तो वो क्या होगा, वो तब भी ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ये शॉर्ट स्टे का आपको कंफर्म हो गया कि किस केस में 16 डेज़ है और किस केस में 46 डेज़ है। 16 डेज़ उस केस में है कि अगर वो इंसान प्रीवियसली 3 इयर्स में क्या था, वो रेजिडेंट था। मैं आगे मेंशन भी कर देता हूँ। और इस केस में क्या था कि लेस देन 46 डेज़ हैं कि अगर वो इंसान प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, हमने कहा था कि 2 टेस्ट है हमारे पास, कि ये जो स्टेज 1 के अंदर आगे 2 फर्दर सब टेस्ट हैं। अच्छा, टेस्ट 2 में आप देखो कि अगर एक इंसान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो जर्मनी में एम्प्लॉई है और वो कभी कभार यूके में यानी कि चक्कर लगाता है अपना, लेकिन जो अपना जो परमानेंट उसकी जो उसकी जॉब है यानी कि जो काम कर रहा है वो किसी और कंट्री में कर रहा है अदर देन यूके, और लेकिन बस वो ओकेजनली क्या करता है, यूके में विज़िट करता है। तो अगर वो 91 डेज से कम रुका यूके में, तो भी क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर वो इससे ऊपर होता है, यानी कि अगर वो 91 डेज़ या 91 डेज से कम रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट होगा। और अगर वो 90 फॉर एग्जांपल वो 92 डेज़ अगर वो यूके में स्पेंड कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि वो ये टेस्ट मीट नहीं करेगा। इसी केस में अगर वो एक इंसान प्रीवियसली रेजिडेंट था 3 टैक्स ईयर्स में, लेकिन वो यूके में क्या कर रहा था, 17 डेज स्पेंड कर रहा था, तो भी ये टेस्ट मीट नहीं होगा। और अगर एक इंसान प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं था लेकिन वो क्या कर रहा था, वो स्टे जो कर रहा था यूके में, वो फॉर एग्जांपल 47 डेज़ कर रहा था, तो देखा है कि आपने तीनों केसेस में वो टेस्ट मीट नहीं कर रहा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये टेस्ट मीट कर जाए ये ना मीट करे, इनमें से अगर कोई एक भी मीट कर गया तो क्या होगा, आपका वो नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा।
तो क्लियर है कि नॉन यूके रेजिडेंट को आपने कैसे फर्दर दो टेस्ट इसके बारे में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में टेस्ट होते हैं। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपको यानी कि ना ये फिंगर टिप्स के ऊपर आपके ये वाली चीज़ें याद हों। अच्छा, जो हमने हमने बात की थी कि अगर ये टेस्ट मीट नहीं करता तो हमने कहा था कि हम टेस्ट 2 के ऊपर आ जाएंगे, जिसको स्टेज 2 का भी नाम कहा था, हमने दिया था कि हम स्टेज 2 के ऊपर आ जाएंगे। जब स्टेज 2 के ऊपर आएंगे हम, तो हमने कहा था कि इसके आगे अंदर फर्दर 3 टेस्ट्स हैं। तो वो 3 टेस्ट्स हैं, वो देख लीजिए। 3 टेस्ट ये हैं कि हमारे पास लॉन्ग स्टे है। लॉन्ग स्टे है अगर आपका, कि यानी कि आप अगर यूके में ग्रेटर देन 183 डेज स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप रिगार्डलेस कि आप प्रीवियसली रेजिडेंट हो कि नहीं हो, अगर आप 183 डेज या उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो यूके में, तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिए जाओगे। एक छोटी सी टिप ये देना चाहूँगा, जितने ज़्यादा दिन आप यूके में स्पेंड करोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ते रहते हैं कि आप यूके रेजिडेंट की रेजिडेंसी स्टेटस की तरफ आप जाएं। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंट वाला, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी सा टेस्ट है। 3 टेस्ट बताए हुए हैं। जो पहला टेस्ट है वो क्लियर कट, वो ये उसने बताया हुआ है कि अगर आप 183 डेज़ या इससे ज़्यादा अगर आप यूके में स्पेंड कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो दूसरा टेस्ट है वो है अगर नो वेयर एल्स टू गो, या उसका सिर्फ घर जो है वो क्या होगा, वो यूके में होगा। अगर उसका जो घर है सिर्फ क्या होगा, होम इज़ इन द यूके, यानी यूके में उसका अपना घर है, यानी वो यूके में उसका एक प्रॉपर अपना एक घर है और वो उस घर में रह रहा है, तो उसका वो टेस्ट 2 मीट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। अच्छा, जो टेस्ट 3 है वो है एम्प्लॉयड इन द यूके। अब कोई इंसान अगर फॉर एग्जांपल वो जर्मनी में रहता है लेकिन जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा है वो यूके में कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 के टेस्ट में। स्टेज 1 में हमने देखा कि 2 फर्दर टेस्ट थे और स्टेज 2 के अंदर हमने देखा कि 3 टेस्ट थे। अगर इनमें से कोई पॉइंट मीट नहीं होता, कोई भी टेस्ट मीट आपका नहीं हो रहा, तो क्या होगा, आप मैंने आपको बताया था कि आप स्टेज 3 के ऊपर आ जाओगे। स्टेज 3 आपका था सफिशेंट टायर्स टेस्ट। ये एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा। ये देखें, ये भी स्टेज 1 की इलिस्ट्रेशन है। चाइना इज़ इन द यूके फॉर 40 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, वो यानी 40 दिन यूके में रुकी। शी वॉज नॉट प्रीवियसली यूके रेजिडेंट। अब आपसे वो पूछ कर रहा है, विल शी बी कंसिडर टू बी ए यूके रेजिडेंट फॉर दिस टैक्स ईयर, कि क्या वो यूके रेजिडेंट होगी या नहीं होगी। तो आप अपने जहन में क्या करो, टेस्ट 1 रिकॉल करो कि अब वो देखो वो 40 डेज़ रुक रही है। दो चीज़ें हमने देखनी थी कि नंबर ऑफ़ डेज़, और दूसरा हमने क्या चीज़ देखनी थी कि आया वो प्रीवियसली रेजिडेंट है कि नहीं है। क्लियर है बात। तो अब देखो वो कितने दिन रुक रही है, वो 40 डेज़ रुक रही है, लेकिन उसने साथ ये भी आपको बता दिया है कि वो प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं है। तो आप नोट्स में देखो कि अगर एक बंदा प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं है और अगर वो 46 डेज़ या उससे कम का जो है वो पीरियड यूके में गुजारता है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक गलती क्या कर सकते हैं, अब आपको ये 16 डेज़ नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे 40 डेज़ देखो, 40 डेज़ तो 16 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो उस केस में था कि अगर एक पर्सन जो था कि वो क्या था, वो रेजिडेंट था यूके में पिछले 3 सालों में। यहाँ पे उसने क्लियर कट आपको बता दिया, शी वॉज नॉट प्रीवियसली यूके रेजिडेंट। तो ये देख लें सोल्यूशन के क्या है कि नो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट 1, जो क्या वो ये था कि आपका 46 डेज से कम अगर आप गुजारते हो तो आप क्या होगे, ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिए जाओगे। अच्छा, उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 आपके पास है, वो देखें, हेमंत इज़ इन द यूके फॉर 60 डेज़ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी कि एक ये जो बंदा था वो 60 डेज़ के लिए यूके में रुका। हिज ओनली हाउस इज़ इन द यूके। अब वो पूछ रहा है कि विल ही बी कंसिडर टू बी यूके रेजिडेंट फॉर दिस टैक्स ईयर। अब देखो एक बंदा 60 डेज़ के लिए रुका, अब यहाँ पे हमने जो टेस्ट देखे थे ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट के, वो देखें 183 डेज़ से कम है 60 डेज़, तो ये वाला टेस्ट 1 तो लॉन्ग स्टे वाला जो है वो तो हमारा मीट नहीं हुआ।
टेस्ट 2 के ऊपर आ जाएं। हमने टेस्ट 2 कहा था कि होम इज़ इन द यूके, यानी कि उसका सिर्फ जो घर हो वो यूके के अंदर हो। तो उसने क्या आगे मेंशन कर दिया कि हिज ओनली हाउस इज़ इन द यूके। तो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट 2 वो क्या होगा, वो यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। तो क्लियर है दोनों में। उसके बाद हमने तीसरी बात की थी कि सफिशेंट टायर्स टेस्ट। टायर्स क्या होते हैं? टायर्स ये होते हैं कि आपके कोई करीबी रिश्तेदार या कोई आपका घर या आप कोई काम कर रहे हो यूके में, तो ये चीज़ें डिफरेंट एक सेगमेंट्स होते हैं, ये टाइज होते हैं कि आपके देखते हैं कि आपके कितने क्लोज लिंक्स हैं यूके के अंदर। जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे, जितने ज़्यादा टाइज होंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको यूके रेजिडेंसी स्टेटस मिल जाए। अच्छा, टाइज जो हमारे पास हैं 5 टाइज हैं। और ये टाइज देखने कब हैं? ये टाइज तब देखने हैं जब हमने कहा था कि हमारा स्टेज 1 और स्टेज 2, जो कि ये था स्टेज 1 और स्टेज 2 हमारा जब मीट नहीं होगा तो हमने स्टेज 3 के ऊपर आना है और देखना है कि आया एक इंसान यूके रेजिडेंट है या नहीं है। अच्छा, पहला टाई क्या है हमारे पास? पहला टाई है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर यूके में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई वाइफ या आपके कोई चिल्ड्रन या आपका कोई हस्बैंड या कोई आपका स्पाउस, तो अगर वो आपका जो बंदा है वो यूके के अंदर है तो आपका एक फैमिली का टायर हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद अगर आपका एक घर भी है यूके के अंदर, मैंने आपको क्या कहा, जितने ज़्यादा लिंक्स होंगे आपके उतने ज़्यादा आपका चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको यूके रेजिडेंट स्टेटस दे दिया जाए। अच्छा, हाउस इज़ इन द यूके, आपका एक घर है यूके के अंदर, लेकिन शर्त क्या रखी है कि आपने एटलीस्ट एक रात उस घर के अंदर गुजारी हो। अगर आपका एक घर यूके में है लेकिन आपने वो रेंट पे दे दिया, आप उस घर में रुके ही नहीं हो जब से वो घर आपने लिया है, तो क्या होगा, क्या होगा कि आपका वो घर, आपका टायर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, तीसरा जो टायर है वो है कि इज़ इन द यूके फॉर मोर टाइम अदर दैन एनी अदर कंट्री, कि ये आप सबसे ज़्यादा जो अपना टाइम है वो यूके के अंदर स्पेंड करो बजाय किसी और मुल्क में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसके पास 2 या 3 मुल्कों के पासपोर्ट हैं या नेशनैलिटी उसको प्रोवाइड की गई है, वो पाकिस्तान में भी आ रहा है, वो यूके का भी उसके पास उसको नेशनैलिटी मिली हुई है, वो किसी जर्मनी या फ्रांस किसी इस कंट्री में भी उसको नेशनैलिटी मिली हुई है। तो क्या होगा कि अब वो देखेगा, अब देखना है आपने कि वो कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर वो यूके में सबसे ज़्यादा दिन स्पेंड कर रहा है अपने, तो भी उसका ये होगा, एक टायर कंसिडर कर लिया जाएगा। जो चौथा टायर है वो क्या है कि इज़ इन द यूके फॉर मोर देन 90 डेज़, उसको 90 डेज़ एटलीस्ट यूके में रहना है इन इधर ऑफ द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर, पिछले 2 सालों के टैक्स ईयर्स को मिला के उसने 90 डेज़ क्या करना है, इस साल के टैक्स ईयर में गुजारना है। अच्छा, और जो पांचवा टायर है वो क्या करना है, डूइंग सब्सटेंटिव वर्क इन द यूके, या तो वो अपना जो है जो काम के सिलसिले में आया है वो यूके में काम के सिलसिले से आया है और वो 40 या 40 दिन से ज़्यादा वो यूके में काम कर रहा हो। तो ये आपके 5 टायर्स हैं जो कि आपके मीट होना ज़रूरी हैं। अगर अब इन टायर्स का करना क्या है हमने, अब इन टायर्स को हमने देख के कैसे एक इंसान का यूके रेजिडेंसी स्टेटस हम ना मालूम कर सकते हैं, वो देखते हैं। ये टेबल है, ये टेबल आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइडेड होगा चार्ट में, जहाँ पे आपके रेट्स और सारे टैक्स रेट्स प्रोवाइड किए गए होंगे, तो ये टेबल भी आपको दिया हुआ होगा। अब इस टेबल में देखें आप, इस टेबल के अंदर आपने ये टाइज पुट करने हैं। कैसे टाइज पुट करने हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको प्रोवाइड किए हुए होंगे, लेकिन बस समझने आपने कि कैसे एक इंडिविजुअल का रेजिडेंसी स्टेटस आपने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देख लें कि क्या क्या इसके हेड्स हैं। डेज इन द यूके, प्रीवियसली यूके रेजिडेंट या प्रीवियसली नॉट यूके रेजिडेंट। रेजिडेंसी में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका जो फोकस होना चाहिए, नंबर ऑफ़ डेज़ कि एक बंदा यूके के अंदर कितने दिन रह रहा है, और उसका रेजिडेंसी स्टेटस कि आया वो प्रीवियसली यूके रेजिडेंट था या नहीं था। अगर एक बंदा प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं था या और वो कम से कम यानी कि वो लेस देन 16 डेज स्पेंड कर रहा है, तो अगर वो प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो नॉन यूके रेजिडेंट होगा। और अगर बेशक वो रेजिडेंट है भी तो भी क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। अब आप देखोगे टेस्ट 1 में जो स्टेज 1 का हमारा टेस्ट था, उसमें यहाँ पे बात की थी कि अगर एक इंसान यूके रेजिडेंट है तो 16 या 16 दिन से ज़्यादा, अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो 46 या 46 दिन से ज़्यादा। यहाँ पे आप देखो कि वो लेस देन 16 डेज़ की बात कर रहा है, तो चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन यूके रेजिडेंट है,
दोनों केसेस में क्या होगा, वो नॉन यूके रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब बात की जाए, देखो कि आप 16 टू 45 डेज़ अगर यूके में स्पेंड कर रहे हो, अब 16 टू 45 डेज स्पेंड कर रहे हो, फिर आप देखो कि आया आप यूके रेजिडेंट थे पीछे के नहीं थे। अगर आप प्रीवियसली यूके रेजिडेंट थे और अगर आपके 4 यूके टाइज मीट हुए हैं तो आप यूके रेजिडेंट हो। ये टाइज जो 5 टाइज हैं, 5 में से अगर 4 मीट हो गए हैं तो, और अगर आपने 16 या 45 डेज़ के अंदर अंदर कोई दिन आपने स्पेंड किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई 30 डेज़ यूके में स्पेंड किए हैं। अब 30 डेज़ आप देख रहे हो कि वो 16 से 45 की कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहा है। तो अब जब 30 डेज़ आपने क्या किया है, स्टे किया है यूके के अंदर, फिर आप देखो कि आप यूके रेजिडेंट हो कि नहीं हो। अब आप यूके रेजिडेंट भी थे पिछले 3 सालों में, फिर देखो कि आपके 4 टाइज मीट हुए हैं कि नहीं हैं। अगर आपके 4 टाइज मीट नहीं हैं तो क्या होगा, आपके यूके रेजिडेंट नहीं होगे। और अगर आपके 4 टाइज मीट हो गए हैं आउट ऑफ 5 तो क्या होगा, आप यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिए जाओगे। अच्छा, अब अगर प्रीवियसली नॉन यूके रेजिडेंट थे तो रिगार्डलेस कि आप 16 टू 45 से आपके जितने टायर्स मीट हो रहे हो, आप ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट ही कंसिडर किए जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट 1 में ऊपर देखा था, ये देखें मैंने कहा था कि 46 या 46 से ज़्यादा अगर होगा तो वो रेजिडेंट की तरफ जाएगा, अगर 46 या उससे कम है तो वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 16 टू 45 डेज़ हैं तो ये 46 से लेस है, तो इस वजह से क्या है कि ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट है। उसके बाद बात कर ली जाती है 46 से 90, अगेन ये डेज़ इसके अंदर अगर कोई फॉल कर रहे हैं, अगर वो यूके रेजिडेंट है तो उसको 5 में से कोई 3 टाइज जो हैं वो मीट होना ज़रूरी हैं उसका रेजिडेंसी के लिए। अगर वो मीट नहीं हो रहे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा, और अगर 3 मीट हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट कंसिडर कर लिया जाएगा। सेम केस आप अगर प्रीवियसली नॉट यूके रेजिडेंट हो तो आपको 4 टाइज चाहिए। अब हमेशा एक टाई जो होगा वो आपको ज़्यादा चाहिए होगा अगर आप प्रीवियसली नॉन यूके रेजिडेंट थे पिछले 3 सालों में। तो ये चीज़ें, इसको सीधा सीधा टाइज को जो है आपने इस टेबल के अंदर पुट करना है। ये टेबल आपको प्रोवाइड किया हुआ होगा पेपर में, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपना रेजिडेंसी स्टेटस आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी आई 121 से 182 डेज़। उसमें देखो आप एक अगर प्रीवियसली रेजिडेंट था बंदा तो एक यूके टाई चाहिए 5 में से। देख रहे हो, अब जितने ज़्यादा डेज स्पेंड किए जा रहे हैं उतने ज़्यादा कम चीज़ें चाहिए इसको। तो मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने ज़्यादा आप दिन या वक्त अपना यूके में गुजारोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते रहते हैं कि आपको यूके रेजिडेंसी स्टेटस मिल जाए। अच्छा, और अगर नॉन यूके रेजिडेंट है तो 2 चाहिए। और अगर 183 डेज़ है, अब 183 डेज़ हमने कहाँ पे पढ़ा था, 183 डेज़ हमने टेस्ट 2 में पढ़ा था जो कि स्टेज 2 के टेस्ट 1 था, कि लॉन्ग स्टे अगर एक बंदा 183 डेज स्पेंड करता है यूके में तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो यूके रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये देख लें कि 183 डेज़ थे तो चाहे वो यूके रेजिडेंट है पीछे या नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या किया जाएगा कंसिडर, वो यूके रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाएगा। तो क्लियर है आपको ये रेजिडेंसी टेस्ट कैसे आपने अप्लाई करना है। ये इलस्ट्रेशन है, ये आपने ख़ुद सॉल्व करनी है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इन नोट्स में एग्जांपल्स भी हैं, आपको ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल बुक्स की, लेकिन यह है कि जहाँ पे आपको लगे कि यार मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई तैयारी करनी है तो तब आप नोट्स से एग्जांपल्स अपनी कर लीजिएगा, लेकिन एग्जांपल्स इसके अंदर भी प्रोवाइडेड हैं आपको। तो ये रेजिडेंट स्टेटस बहुत ज़रूरी है, इसको देखिएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो डू पोस्ट क्वेश्चंस कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चंस का साथ साथ भी आपकी जो है वो क्यूरीज़ को सॉल्व करवा दूंगा। तो इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।